डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग का टॉपिक है यूट्रस। उसके अदर नेम्स भी आप बोर्ड पे जो मैंने लिख रखा है उसे आप नोटिस कर लें। सबसे पहले हम लोग यूट्रस का पोजीशन डिस्कस करते हैं। आप याद रखेंगे यूट्रस लोअर एब्डोमेन में या पेल्विक रीजन में, और ये जो रेक्टम है और यूरिनरी ब्लैडर है दोनों के बीच में पाया जाता है ये। और इसे हम इसके लोकेशन को पेल्विक रीजन भी कह सकते हैं। तो लोअर एब्डोमेन या पेल्विक रीजन में है ये, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूट्रस के मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स, यूट्रस में कितने पार्ट्स हैं, या आप कह सकते हैं कि हम जो यूटेराइन कैविटी है, जो यूट्रस के अंदर स्पेस है, उसमें कितने पार्ट्स में हम उसको बांट सकते हैं। तो याद रखिए यूटेराइन कैविटी 3 पार्ट्स में, इंटरनली जो यूटेराइन कैविटी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें जो आप सबसे ये पोर्शन देख रहे हैं यूटेराइन कैविटी का, ये फंडस हो गया, और ये जो मिडिल पोर्शन और सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करने वाला पार्ट है यूटेराइन कैविटी का वो बॉडी या कॉर्पस, और जो सबसे नैरो पार्ट है यूटेराइन कैविटी का वो हो गया सर्विक्स। आप याद रखिए सर्विक्स में 2 ओपनिंग्स हैं। एक इंटरनल ओस लिख रखा है मैंने, जो इसका इंटरनल ओपनिंग है, और ये बॉडी में सर्विक्स इसके थ्रू ओपन होता है। ये एक्सटर्नल ओस लिख रखा है मैंने, एक्सटर्नल ओस लिखा है। ये सर्विक्स इसके थ्रू वेजाइना में ओपन होता है, और इन दोनों ओपनिंग्स के बीच में जो सर्विक्स का पोर्शन है, जो कैविटी है सर्विक्स रीजन में, इसे हम लोगों ने सर्वाइकल कैनाल नाम दे रखा है। तो यूटेराइन कैविटी में 3 मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स हो गए। कौन कौन? फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। इसमें सबसे वाइडेस्ट कौन हो गया? आपका आंसर होगा फंडस। सबसे नैरो कौन है? तो ये हो गया सर्विक्स। और सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट इन तीनों में कौन है? सबसे ज़्यादा स्पेस वाला, तो वो हो गया कॉर्पस या बॉडी। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, एक टर्म हम लोग बर्थ कैनाल वर्ड यूज करते हैं। तो बर्थ कैनाल जो वर्ड यूज करते हैं उसमें सर्विक्स और वेजाइना दोनों को कलेक्टिवली बर्थ कैनाल कहते हैं। तो अब यहाँ से आप ध्यान रखिए कि ये हो गया यूट्रस का जो इंटरनल स्पेस है, इतने सारे पोर्शंस में बटा हुआ है। आप ये देखिए इन तीनों में जो आप जानते हैं कि यूट्रस जो फीमेल ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसमें इम्प्लांटेशन होता है, एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है इसमें, और ये ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन जो पूरा ड्यूरेशन है उसमें ये ग्रोइंग एम्ब्रियो को नॉरिश करता है। तो यूट्रस का फंक्शन हो गया कि जो इसके टिश्यू में इम्प्लांट होगा एम्ब्रियो, उसके फुल ड्यूरेशन में जो ग्रोथ पीरियड है एम्ब्रियो का, उसे नॉरिश करना, ये यूट्रस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे याद रखिए इम्प्लांटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट सुटेबल जो पार्ट है इसका वो फंडस है, और जो सबसे लिस्ट सुटेबल है या कह लीजिए अनसुटेबल है पूरी तरह से, वो हो गया सर्विक्स। आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि बॉडी में यदि इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का तो उसका क्या फ्यूचर होगा। तो यदि कॉर्पस में इम्प्लांट होता है, अपर बॉडी का जो अपर पोर्शन है नियर टू फंडस, तो यदि इस पोर्शन में इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का, तो उसके सर्वाइवल और प्रॉपर सर्वाइवल की, प्रॉपर डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यदि लोअर बॉडी के पोर्शन में, लोअर जो कॉर्पस का रीजन है, सर्विक्स के तरफ, सर्विक्स के नज़दीक जो कॉर्पस का हिस्सा है, यदि इधर इम्प्लांटेशन होता है तो हो सकता है कि वो अपना फुल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, अपना जेस्टेशनल लाइफ जो 38 वीक का है एम्ब्रियो पूरा कर ले, लेकिन हो सकता है इस डेवलपमेंट के टाइम उसमें कुछ एम्ब्रायोनिक डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो याद रखेंगे आप कि क्या जो इम्पोर्टेंस है किस पार्ट का कैसा है। तो मोस्ट सुटेबल है फंडस इम्प्लांटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बॉडी का जो अपर हाफ है वो सुटेबल है, लेकिन जो लोअर हाफ है वो थोड़ा और अनसुटेबल, और सर्विक्स जो है वो पूरी तरह से अनसुटेबल है इम्प्लांटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग का अगला पोर्शन हम लोग ध्यान देंगे यूटेराइन वॉल पे, यूट्रस के वॉल और उसकी जो हिस्टोलॉजी है, जो टिश्यूज का अकरेंस है, उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो आप याद रखिए यूटेराइन वॉल 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। इसके आउटर मोस्ट या अपर लेयर को पेरीमेट्रियम या एपीमेट्रियम नाम देते हैं। जो मिडिल लेयर है
बाहर के तरफ से जो सेकंड लेयर है उसे मायोमेट्रियम नाम दे दिया, और जो इनर मोस्ट थर्ड लेयर है इसे हम लोगों ने एंडोमेट्रियम नाम दे रखा है। ये एंडोमेट्रियम लिख रखा है मैंने। तो यूट्राइन वॉल में 3 लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। इनकी मैंने रिलेटेड हिस्टोलॉजी लिख रखी है, कौन से टिश्यू से बना है। तो याद रखिए जो पेरीमेट्रियम या एपीमेट्रियम है वो पर्सनली उसका जो अपना खुद का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। चूंकि आप याद रखें ये एक विसरल ऑर्गन है यूट्रस, इसके अराउंड पेरिटोनियल कवर्स होंगे, पेराइटल पेरिटोनियम एंड विसरल पेरिटोनियम, जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बने होते हैं। तो पेरीमेट्रियम या एपीमेट्रियम का अपना खुद का जो टिश्यू है वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, और जो 2 पेरिटोनियम हैं वो इस आउटर लेयर, यूट्रस के आउटर लेयर से अटैच्ड होते हैं। तो उसका टिश्यू जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है वो पेरीमेट्रियम या एपीमेट्रियम में ही काउंट होता है। तो इसका हिस्टोलॉजी याद कर लीजिए कि ये टिश्यूज पेरीमेट्रियम या एपीमेट्रियम को फॉर्म करते हैं। मायोमेट्रियम आप जानते हैं, मायो मीन्स मसल्स, मतलब ये जो मिडिल लेयर है यूट्रस का ये स्मूथ मसल से बना हुआ लेयर है, और इसकी हिस्टोलॉजी होगी ये मस्कुलर टिश्यू से बना है। स्मूथ मसल्स जानते हैं ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं, और स्मूथ मसल्स के साथ साथ यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्पेशलाइज्ड सेंसरी न्यूरॉन्स का क्लस्टर है। यहाँ पे स्मूथ मसल के साथ स्पेशलाइज्ड सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है मायोमेट्रियम में, जो यूट्रस में होने वाले एक्सपेंशंस को ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो यूटेराइन वॉल में एक्सपेंशन आएगा उससे जो स्ट्रेच जनरेट होगा उस स्ट्रेच के सेंसिंग के लिए यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। और जैसे जैसे यूटेराइन वॉल में एक्सपेंशन बढ़ेगा स्ट्रेच की डिग्री बढ़ेगी, और ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं इनका सेंसिटाइजेशन बढ़ेगा, और ये मैसेज फॉरवर्ड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और इस तरह से मदर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन मिलता है कि यूट्रस का एक्सपेंशन लेवल कैसा है, और उसी से एस्टिमेट हो पाता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसा है, एम्ब्रियो का अप्रोक्स साइज किस तरह का है अभी। तो यहाँ पे याद रखेंगे एक तरह से स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो यूटेराइन वॉल और नर्वस सिस्टम जो मदर का है इसके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है, और ये इंफॉर्मेशन सेंड करता है नर्वस सिस्टम को कि जो रिलेटिव एक्सपेंशन है यूटेराइन वॉल में, या जो यूटेराइन वॉल में स्ट्रेच है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वजह से, एम्ब्रियो के इम्प्लांट और ग्रो करने की वजह से, वो किस लेवल का है। ओके, तो यहाँ पे फिर से इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि जो स्मूथ मसल्स हैं वो ऑक्सीटोसिन को रिस्पॉन्स करते हैं। ऑक्सीटोसिन आप जानते हैं कि ये हाइपोथैलेमस का प्रोडक्ट है, लेकिन वो हाइपोथैलेमस से ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आता, हाइपोथैलेमस से वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है थ्रू मोटर न्यूरॉन्स, और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वो ब्लड सर्कुलेशन में आता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे स्मूथ मसल्स किस केमिकल एजेंट को रिस्पॉन्स करते हैं, तो मैंने लिख रखा है ये ऑक्सीटोसिन को रिस्पॉन्स करते हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है 2 हार्मोन्स को लेकर के। याद रखिए ऑक्सीटोसिन का एक्शन मायोमेट्रियम पे तभी होगा जब मायोमेट्रियम के स्मूथ मसल्स पे ऑक्सीटोसिन को ब्लड सर्कुलेशन से रिसीव करने के लिए ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होंगे, यानी ऑक्सीटोसिन का एक्शन हो मायोमेट्रियम पे। इसके लिए जरूरी है मायोमेट्रियम के टिश्यू यानी स्मूथ मसल्स पे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स का ग्रो करना बनना। और यहाँ पे याद रखिए जो एस्ट्रोजन है वो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को फेवर करता है, मतलब उसके बनने को सपोर्ट करता है, या एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के बनने के लिए मायोमेट्रियम में। यानी यदि एस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स के फॉर्मेशन को फेवर करेगा तो ऑक्सीटोसिन के रिस्पॉन्स को फेवर करेगा मायोमेट्रियम पे, और ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट से मायोमेट्रियम में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इस तरह से एंडोमेट्रियम में जो इम्प्लांट होता है एम्ब्रियो वो
डिलीवर हो सकता है, बाहर निकल सकता है। यानी आप ये कंक्लूजन निकालेंगे कि एस्ट्रोजन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को फेवर करता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के फॉर्मेशन के थ्रू मायोमेट्रियम के ऊपर, और जस्ट इसका एंटागोनिस्टिक है, अपोजिट एक्शन वाला है प्रोजेस्टेरॉन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर मायोमेट्रियम में इसे अपोज करता है, बनने से रोकता है। तो इस तरह से प्रोजेस्टेरॉन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के बनने को रोक करके ऑक्सीटोसिन का मायोमेट्रियम पे एक्शन को रोक देता है, जिससे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता और जो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो है वो फर्दर आगे अपनी इम्प्लांटेशन को कंटिन्यूड रखता है। यानी कंक्लूजन क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट करके एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, फेवर करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसलिए याद रखेंगे आप, इन दोनों हार्मोन्स को प्रेगनेंसी में प्लासेंटा रिलीज करता है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स प्रेगनेंसी में प्लासेंटा हो गया। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का टाइम होता है, जेस्टेशनल लाइफ होता है एम्ब्रियो का जो 38 वीक्स का है, तो इस ड्यूरेशन में ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो का ग्रो करने का पीरियड है, उसमें जरूरी है कि प्लासेंटा से जो ये दोनों हार्मोन रिलीज हो रहे हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, तो कंडीशन ऐसा होना रिक्वायर्ड है। मतलब प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन एस्ट्रोजन के सिक्रेशन पे डोमिनेंट होना चाहिए। इससे प्रोजेस्टेरॉन का एक्शन डोमिनेंट होगा, यानी ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स नहीं बनेंगे और इस तरह से इम्प्लांटेशन कंटिन्यूड रहेगा। अदरवाइज यदि एस्ट्रोजन डोमिनेंट होगा, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स बनेंगे, ऑक्सीटोसिन को ये रिस्पॉन्स करने लगेगा मायोमेट्रियम, तो प्रीमैच्योर्ड बर्थ हो जाएगा। मतलब समय से पहले यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एंडोमेट्रियम में जो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो है वो बाहर डिलीवर हो जाएगा। क्योंकि याद रखिए, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है, जो एम्ब्रियो है वो यहीं पे इम्प्लांट होके और नॉरिशमेंट गेन करता है, और एंडोमेट्रियम के सराउंडिंग में होता है मायोमेट्रियम, बाहर के तरफ से, चारों तरफ से। और मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये कंप्रेस करेगा एंडोमेट्रियम को, और एंडोमेट्रियम के कंप्रेस होने से जो इसमें इम्प्लांटेड एम्ब्रियो है वो डिलीवर्ड हो सकता है। तो जैसा कि आप हम सब जानते हैं, पार्चुरेशन में ऐसा होता है, चाइल्ड बर्थ में ऐसा होता है। तो प्रीमैच्योर डिलीवरी न हो, इसके लिए जरूरी है कि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन डोमिनेंट हो, एस्ट्रोजन पे हावी हो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन प्लासेंटा से ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब यहाँ से हम लोग फिर टॉपिक चेंज करते हैं, जरा हम थर्ड लेयर पे आते हैं, हम लोग एंडोमेट्रियम पे आते हैं। जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें काफी इंपॉर्टेंस रखेगा ये। तो इसमें आपको अच्छे कॉन्सेप्ट से समझ लेना है कि एंडोमेट्रियम का जो हिस्टोलॉजी है, और हिस्टोलॉजी में जो टिश्यूज हैं और टिश्यू में जो उनका डिवीजन है वो किस तरह का है। टू द पॉइंट याद रखिए, एंडोमेट्रियम जो है वो इनर मोस्ट लेयर यूटेराइन वॉल का सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से बना है। एंड एज यूजुअल जानते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के साथ एक अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू होना स्वाभाविक है। तो एंडोमेट्रियम का जो टिश्यू है वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, मतलब वन लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड कॉलमनर एपिथेलियल सेल से ये बना हुआ है एंडोमेट्रियम। और इस टिश्यू को ब्लड सप्लाई करने के लिए या नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए साथ में अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये याद रखेंगे आप। इसको हम फिगर से देखते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है ये आप मान लीजिए एंडोमेट्रियम है, ये पोर्शन पूरा, ये एंडोमेट्रियम देख रहे हैं आप। तो एंडोमेट्रियम में मैंने कहा कि सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होगा। तो ये फिगर आप नोटिस कीजिए, ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम हो गया। ये जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, ये सिंगल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स सिंगल लेयर में आप नोटिस कर रहे हैं अरेंज्ड हैं यहाँ पे ये। लेकिन इनका जो लेयर है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का जो लेयर है, वो ऐसे कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स स्ट्रेट अरेंज्ड नहीं है, वो सीधा अरेंज नहीं है, ये लेयर सीधा स्ट्रेट नहीं है, जब ये फोल्डेड है इस तरह से, जैसा कि आप फिगर में नोटिस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे गौर करिए
कि ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम हो गया और उसके लिए कनेक्टिव टिश्यू जो मैंने कहा अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू जिसपे ये एपिथेलियल सेल्स रेस्ट करते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू का पोर्शन हो गया मान लीजिए। तो कनेक्टिव टिश्यू का लोकेशन किधर होगा? मायोमेट्रियम के तरफ, यानी एंडोमेट्रियम में जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मायोमेट्रियम के तरफ होगा और जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये लोकेशन देख रहे हैं आप, ये यूटेराइन कैविटी के तरफ होंगे, इस साइड होंगे कैविटी के तरफ। तो एपिथेलियल सेल्स इधर कैविटी के तरफ और उसका जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मायोमेट्रियम के तरफ। आप याद रखिए यहाँ पे ये जो सिंगल लेयर्ड एपिथेलियल सेल्स देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो मैंने ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एंडोमेट्रियम हो गया। तो इसको एंडोमेट्रियम में मैंने दो पोर्शन बांट रखा है। आप फिगर से नोटिस करेंगे कि ये जो पोर्शन है एंडोमेट्रियम तो ये पूरा हो गया, उसमें ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप ये एंडोमेट्रियम का फंक्शनल लेयर बेसल लेयर कहलाता है और जो नीचे वाला जो पोर्शन है ये फंक्शनल लेयर, ये मैंने फंक्शनल लेयर कह दिया। तो एंडोमेट्रियम में याद रखेंगे टिश्यू एक से ज्यादा नहीं है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स का एक ही लेयर है एंडोमेट्रियम में और इस सिंगल लेयर के फोल्डेड होने की वजह से हम लोगों ने एंडोमेट्रियम को दो पार्ट में बांट रखा है। तो कौन कौन से वो दो पार्ट हैं? बेसल लेयर जो मायोमेट्रियम के तरफ लोकेट होगा और एक फंक्शनल लेयर जो यूटेराइन कैविटी के तरफ पाया जाएगा। तो आप इसको समझने के लिए यहाँ पे कर लें कि ये पूरा पोर्शन एंडोमेट्रियम का हो गया और इसके टिश्यू के जो सेल्स हैं दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। मायोमेट्रियम के तरफ जो पोर्शन चला गया ये बेसल लेयर हो गया और इधर यूटेराइन कैविटी की तरफ जो आ गया ये फंक्शनल लेयर हो गया। अब याद रखिए कि जो बेसल लेयर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स वो डिवाइडिंग नेचर के होते हैं, वो सेल डिवीजन माइटोटिक डिवीजन के द्वारा न्यू सेल्स को कंटिन्यूअसली फॉर्म करते हैं। जरूरी नहीं कि हर दिन फॉर्म करें, जब उनको इवोक किया जाएगा, केमिकल एजेंट्स इवोक करेंगे तो बेसल लेयर के सेल्स में सेल डिवीजन होगा और वो न्यू सेल्स को फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फंक्शनल लेयर में कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे फंक्शनल लेयर में, उनका काम क्या है? तो वो ग्लैंडुलर नेचर के होते हैं, वो सेक्रेटरी नेचर के होते हैं और वो एक डाइल्यूट म्यूकस लाइक फ्लूइड रिलीज करते हैं। तो मैंने जस्ट कहा कि बेसल लेयर मतलब डिवाइडिंग सेल से बना लेयर मायोमेट्रियम के तरफ होगा और जो फंक्शनल लेयर देख रहे हैं आप वो यूटेराइन कैविटी के तरफ होगा। फंक्शनल लेयर का काम हो गया म्यूकस लाइक यूटेराइन फ्लूइड रिलीज करना, तो ये म्यूकस लाइक यूटेराइन फ्लूइड यहाँ यूटेराइन कैविटी में रिलीज करेगा और ये जो म्यूकस लाइक फ्लूइड है ये वाटरी मीडियम प्रोवाइड करता है स्पर्म्स के स्विमिंग के लिए। अब यहाँ पे आप कंपैरेटिव डिस्कशन कर लें कि बेसल लेयर और फंक्शनल लेयर में और क्या डिफरेंसेस हैं। तो याद रखिए बेसल लेयर में जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं डिवाइडिंग नेचर के हैं, फंक्शनल लेयर में ग्लैंडुलर नेचर के एपिथेलियल सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। बेसल लेयर जो है वो परमानेंट लेयर है, मतलब इसके सेल्स इरोड नहीं होते, डैमेज नहीं होते। बेसल लेयर परमानेंटली प्रेजेंट रहता है, एंडोमेट्रियम का एक परमानेंट पोर्शन है, इसके सेल्स का लॉस नहीं होता। फंक्शनल लेयर जो है एंडोमेट्रियम का ये टेम्पोरियर एक लेयर है, इसके सेल्स रेगुलर इंटरवल पे डेड होते हैं और फिर जब बेसल लेयर का सेल डिवाइड होकर के न्यू सेल फॉर्म करता है तो वही न्यू सेल्स यहाँ पे फंक्शनल लेयर में एग्रीगेट होकर के इस लॉस्ट फंक्शनल लेयर को फिर से रिपेयर करते हैं। तो याद रखिए फंक्शनल लेयर एक टेम्पोरियर लेयर हो गया, इसमें जो सेल्स हैं वो डेड होंगे और फंक्शनल लेयर का रीफॉर्मेशन रीजेनरेशन बेसल लेयर के सेल्स से होगा बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि बेसल लेयर के डिवाइडिंग सेल में माइटोसिस को इंड्यूस कौन करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है कि बेसल लेयर के सेल्स में माइटोसिस हो, जिसके वजह से फंक्शनल लेयर रीफॉर्म्ड होगा, दोबारा बनेगा।
तो वो है इसका क्रेडिट जाता है एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन जब फंक्शनल लेयर डैमेज हो जाता है, इसके सेल्स लॉस्ट हो जाते हैं, तो बेसल लेयर के सेल्स में माइटोसिस इंड्यूस करने का काम एस्ट्रोजन करता है और इस तरह से फंक्शनल लेयर के रीजेनरेशन के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां पे याद रखेंगे फिर दूसरा और क्या कंपैरेटिव डिफरेंसेस हैं, तो बेसल लेयर के सेल्स को नॉरिश करने के लिए एक बेसल आर्टरी होती है इस कनेक्टिव टिश्यू वाले पोर्शन में, और कनेक्टिव टिश्यू की बेसल आर्टरी बेसल लेयर को नॉरिश करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। फंक्शनल लेयर का नरिशमेंट किस पे डिपेंड है, तो कनेक्टिव टिश्यू में ही ग्रो करने वाला एक दूसरी आर्टरी जो है स्पाइरल आर्टरी, वो फंक्शनल लेयर के सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो बेसल लेयर का नरिशमेंट बेसल आर्टरी के द्वारा और फंक्शनल लेयर की जो नरिशमेंट है वो स्पाइरल आर्टरी के द्वारा। अब यहाँ पे याद रखिए, जो स्पाइरल आर्टरी फंक्शनल लेयर को नरिश करती है, उसे फॉर्म कराने का क्रेडिट, उसे जनरेट कराने का क्रेडिट भी एस्ट्रोजन को जाता है। तो एस्ट्रोजन की यहाँ पे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान रखेंगे, फंक्शनल लेयर का रीजनरेशन उसके लॉस्ट होने के बाद, और फंक्शनल लेयर के रिफॉर्म होने के बाद उसके नॉरिशमेंट के लिए स्पाइरल आर्टरी का फॉर्मेशन भी एस्ट्रोजन कराता है। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का भी रोल है। प्रोजेस्टेरॉन स्पाइरल आर्टरी को मेंटेन रखता है, स्पाइरल आर्टरी को मेंटेन करने का क्रेडिट प्रोजेस्टेरॉन को जाता है। स्पाइरल आर्टरी फॉर्म्ड बाय एस्ट्रोजन एंड स्पाइरल आर्टरी इज मेंटेन्ड बाय प्रोजेस्टेरॉन। अब यहां से रिलेट कीजिए, यदि प्रोजेस्टेरॉन का सफिशिएंट लेवल पे सिक्रेशन नहीं होगा तो स्पाइरल आर्टरी मेंटेन्ड नहीं रह पाएगी, और स्पाइरल आर्टरी के मेंटेन्ड न होने से फंक्शनल लेयर का नॉरिशमेंट नहीं हो पाएगा, फंक्शनल लेयर के सेल्स नॉरिश्ड नहीं होंगे, धीरे धीरे इनमें जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी बढ़ती चली जाएगी, इस वजह से इसके सेल्स डेड हो जाएंगे, और स्पाइरल आर्टरी और उसके जो ब्रांचेज होंगे आर्टेरियोल्स कैपिलरीज, उनके फिर से रप्चरिंग के वजह से स्पाइरल आर्टरी की रप्चरिंग और फंक्शनल लेयर के सेल्स का डेड होना, अब ये सब सारे डेड स्ट्रक्चर्स यूट्रस से बाहर जाते हैं, तो इसी को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मतलब स्पाइरल आर्टरी और उसके ब्रांचेस का रप्चर्ड होना, फंक्शनल लेयर के सेल्स का डेड होना, और इन सबों का कारण है प्रोजेस्टेरॉन का पुअर लेवल पे सिक्रेट होना या प्रोजेस्टेरॉन का सफिशिएंट डोज न होना फीमेल बॉडी में। तो यहाँ से आप किस हार्मोन का कहाँ पे क्या एक्शन है, पर्टिकुलरली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पे आप कंपैरेटिव इंफॉर्मेशंस वगैरह पे जरूर ध्यान रखें। फिर यहाँ से हम लोग टॉपिक आगे प्रोसीड करेंगे। अगला टॉपिक हम लोग का ओविडक्ट होगा और फैलोपियन ट्यूब, और उसके हम लोग मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स वगैरह पे डिस्कस करेंगे।